नमस्कार बच्चों, प्रिज्म एकेडमी कर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि नीट के लिए अपन पढ़ेंगे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अकेले नीट नहीं, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और ऐसा नहीं है कि नीट के और बोर्ड के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अब सारा सिलेबस सेम कर दिया गया है तो एक ही लेक्चर से दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिस के बारे में बताऊंगा जो बेसिस काम आने वाले हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन हेडिंग यही डाल लेंगे बेसिस, जिसमें बताएंगे क्या क्या चीजें काम आएंगी। जीन क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रेसेसिव ट्रेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि आगे चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे इस चैप्टर में बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। अब लोगों के मन में सवाल आएगा कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन तो है हेडिंग में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सर ने यहां पे लिख दिया है बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा जेनेटिक्स की आगे डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आएगी, एक आध घंटे बाद, या इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में, कि जेनेटिक्स जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें इनहेरिटेंस भी है और वेरिएशन भी है। जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों से मिलके बनता है। तो दोनों जब है इसीलिए अपन ने बेसिस ऑफ जेनेटिक्स अपन ने हेडिंग डाली है, बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे इसमें जीन क्या होता है। सबसे पहली बात अपन करेंगे व्हाट इज द जीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब अपन डीएनए को मान लो ये बना रहे हैं, ये डीएनए डबल डबल हेलिक्स होता है डीएनए। अगर ह्यूमंस की बात करें तो कैसा होता है डीएनए? डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स वाला डीएनए। मान लो दिस इज अ डीएनए सेगमेंट। अपन पढ़ रहे हैं जीन क्या होता है, तो ये जो है ये मान लो डीएनए का कोई सेगमेंट है। आप जीन के बारे में बात कर रहे हैं तो जीन क्या है वो समझ रहे हैं। तो मान लो ये अपना डीएनए का सेगमेंट है। अब इस डीएनए के सेगमेंट में, इस डीएनए के सेगमेंट में, ये पूरा डीएनए तो संभव नहीं है बनाना, इसीलिए एक सेगमेंट अपन ने बनाया है कि डीएनए का एक सेगमेंट है। अब ये डीएनए जो है, आपको पता है कि डीएनए ही एक ऐसा आपका मटेरियल है जो पूरे कैरेक्टर्स को कैरी करके रखता है। आपकी बॉडी में जो कुछ है, आपके बाल का कलर काला है या भूरा है, आपकी आंख का कलर ब्राउन है या किसी किसी की नीली आंखें होती हैं, या आपकी हाइट लॉन्ग है या हाइट आपकी एकदम छोटी है, या आपका रंग गोरा है या आपका रंग एकदम काला है, या बीच का सांवला कलर है आपका, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ये सब डिसाइड होता है जेनेटिक्स से, मतलब डीएनए से। किससे डिसाइड होगा ये सारी चीज? डीएनए से। अब डीएनए में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन कैरेक्टर्स को कैरी करेगा या कंट्रोल करता है? तो वही जीन है। अब वो जीन है क्या? वही मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट है। अब इस डीएनए के सेगमेंट में मान लो कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट है, ये कोई सीक्वेंस है इतना बड़ा एक, मान लो यहां कोई एक सीक्वेंस है, मान लो यहां कोई एक सीक्वेंस है। तो डीएनए के ये वाला सीक्वेंस मान लो कंट्रोल कर रहा है, ये वाला सीक्वेंस कंट्रोल कर रहा है किसको? आई कलर को। कंट्रोल करेगा किसको? आई कलर को। कि आंखों का रंग कैसा हो रहा है, ब्राउन है कि ब्लू आंखें हैं आपकी, रॉयल रॉयल ब्लू, या रेड कलर की आंखें होती हैं किन्हीं लोगों की, ग्राउंड होती है जो आइरिस का कलर है, वो उस कलर को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये वाला डीएनए का ये वाला सेगमेंट। मतलब ये वाला सेगमेंट जो है ये कंट्रोल कर रहा है हाइट को। ये कंट्रोल कर रहा है किसको? हाइट को। क्या हाइट लंबी है या हाइट छोटी है, वो कंट्रोल हो रहा है डीएनए के इस वाले सेगमेंट से। ये इतने से पार्ट से कंट्रोल हो रही है। मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर को, ये कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर को।
कि आपका हेयर का कलर काला है, या वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो जनरली हेयर का कलर कैसा देखने को मिलता है, भूरा सफेद, थोड़ा ब्राउन, थोड़ा भूरे कलर का, एकदम एकदम व्हाइट भी नहीं होता है पर ब्राउन कलर। भूरे कलर के बाल हैं, काले कलर के बाल हैं। हाइट की बात कर रहे हैं तो यहां से कंट्रोल हो रहा है। आई कलर की बात कर रहे हैं तो यहां से कंट्रोल हो रहा है। तो अब आते हैं जीन की डेफिनेशन पे। व्हाट इज द जीन? तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। ये जो आई कलर है, हाइट है, हेयर कलर है, ये सब है क्या चीज? ये कैरेक्टर है ना। ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। तो डीएनए का वो पार्ट, ये डीएनए का पार्ट जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा उसी को जीन कहा जाएगा। तो जीन क्या होगा? जीन होगा पार्ट ऑफ डीएनए दैट्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा उसको बोला जाएगा जीन। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन कैरेक्टर, जैसे हाइट का कैरेक्टर। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि हाइट का कैरेक्टर है। एक अपन ने कैरेक्टर लिया है बच्चा, एक कैरेक्टर है हाइट मान लो। अब हाइट जो है, कैरेक्टर जो है, इसके टाइप हो सकते हैं ना, कि हाइट लंबी है, टॉल है, या छोटा है, बौना है, डॉर्फ है। तो कैरेक्टर्स के, या हाइट जो कैरेक्टर है आपका, इसके टाइप हो सकते हैं ना। क्या टाइप हो सकते हैं? जैसे टाइप हो सकता है अपना टॉल, लंबा हो सकता है, या फिर डॉर्फ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डॉर्फ छोटा हो सकता है, बौना हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कहा जाएगा ट्रेट। तो इन्हें नाम दे दिया जाता है ट्रेट। ये जो टॉल और डॉर्फ हैं, ये ट्रेट है। लोग इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं जेनेटिक्स चैप्टर में। व्हाट इज द ट्रेट, व्हाट इज द कैरेक्टर्स? क्या ये अलग अलग हैं? अलग अलग नहीं है। ट्रेट्स जस्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको आप ट्रेट्स कह सकते हो, या एक प्रकार से ट्रेट है क्या, कैरेक्टर ही तो है, बस कैरेक्टर के अलग अलग टाइप हैं, उन्हीं को आपने क्या कहा है? ट्रेट कहा है। अब आपने एक शब्द सुना होगा एलील। व्हाट इज द एलील? तो एक बात सुनो कि अपन ने इससे पहले वाली स्लाइड में बोला कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा वो डीएनए का पार्ट कहलाएगा जीन। तो अपन ने बोला कि जीन कंट्रोल करेगा किसको? कैरेक्टर्स को। जीन कंट्रोल करेगा कैरेक्टर्स को। अब कैरेक्टर्स के तो टाइप बता दिए, टॉल और डॉर्फ। तो जीन के भी तो टाइप होंगे, जीन के भी तो अलग अलग, जैसे कैरेक्टर्स के अगर टाइप हैं, ट्रेट्स जिनको आप बोल रहे हो, टॉल और डॉर्फ अलग अलग, तो जीन के भी तो क्या होंगे? टाइप्स होंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्यों नाम है अभी थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको। तो टाइप्स ऑफ जीन को बोला जाएगा एलील। टाइप ऑफ जीन्स को क्या कहा जाएगा? एलील। सिंपल है कि जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स। तो जीन के टाइप क्या है? एलील। और कैरेक्टर के टाइप क्या है? ट्रेट। तो सिंपल एक लाइन निकल के आ जाएगी कि एलील कंट्रोल्ड ट्रेट। एलील जो है वो ट्रेट को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एलील जीन के टाइप हैं जो कंट्रोल करेंगे टॉल डॉर्फ ट्रेट जो है। ट्रेट मतलब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, इनको नाम दिया जाएगा एलील। अब एलील की अगर बात करें कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों है, तो जैसे टॉल है तो टॉल का टी उठा लिया है। अब डॉर्फ के लिए सर डी क्यों नहीं लिया? डी इसलिए नहीं लिया है कि एक दो जीन नहीं है डीएनए में, डीएनए में हजारों जीन है, डीएनए में हजारों जीन। अब हजारों जीन के लिए अगर अपन
टॉल के लिए अलग ले रहे हैं, डॉर्फ के लिए अलग ले रहे हैं, मिडिल के लिए अगर बीच वाली हाइट है उसके लिए अगर अलग ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस कारण से क्या करा कि छोटे वाले को स्मॉल टी बता दिया है, डॉर्फ को डी ना लिख के स्मॉल टी लिख दिया है और इसको क्या लिख दिया है, कैपिटल टी, टॉल को टी से डिनोट कर दिया है। अब ये मन से क्यों लिख रहे हैं, मन से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जीन आपको नहीं दिखते हैं, जीन आपको नहीं दिखते हैं तो ये एज्यूम करके ही आपको लिखना है, इसीलिए कैपिटल टी। आर लिखते हैं, वाई लिखते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे ये सब चीज मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, राउंड शेप का बीज है, ये सब चीजें के बारे में आप बात करेंगे। तो वो आर जो लिख रहे हैं राउंड शेप का बीज, तो रिंकल शेप का है तो डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिख देते हैं। येलो कलर का सीड है तो उसको लिख देते हैं कैपिटल वाई, और अगर कैसा है व्हाइट कलर का सीड है तो उसको डब्ल्यू ना लिख के क्या लिखते हैं, स्मॉल वाई, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप समझ जाएं कि स्मॉल वाई किसको डिनोट करेगा, स्मॉल वाई डिनोट करेगा रिंकल्ड को। तो वही ये बात करी मैंने कि कैरेक्टर्स जो हैं इनके टाइप्स को बोलेंगे ट्रेट और जीन के टाइप को बोलेंगे एलील। तो जिस प्रकार जीन कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को, जीन कंट्रोल करेगा कैरेक्टर को, सेम उसी प्रकार एलील कंट्रोल करेंगे ट्रेट को, उसी प्रकार एलील कंट्रोल करेंगे किसको, ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरी, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। What is the haploid and what is the diploid? जैसे ह्यूमंस डिप्लॉयड हैं, ह्यूमंस की सोमेटिक सेल्स, जो आपकी सोमेटिक सेल्स हैं वो सब डिप्लॉयड है, लेकिन जर्म सेल की अगर बात करें स्पर्म की या एग की तो वो सब क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड में क्या डिफरेंसेस है, कैसे इनको आप पहचान पाओगे, हैप्लॉयड में क्या है, डिप्लॉयड में क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं। व्हाट इज द हैप्लॉयड, व्हाट इज द डिप्लॉयड। तो मान लो अपने पास बेटा दो प्रकार के, और या फिर ऑर्गेनिज्म वाइज की बात करेंगे, कोई ऑर्गेनिज्म है जो वो हेक्साप्लॉयड, ट्रिटिकम एस्टाइवम, एक गेहूं की एक वैरायटी है ट्रिटिकम एस्टाइवम, हेक्साप्लॉयड है। ह्यूमंस डिप्लॉयड है। तो ऑर्गेनिज्म वाइज भी अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म वाइज भी क्या होता है, ये अलग अलग प्लॉइडी होती है, ऑर्गेनिज्म वाइज भी क्या होगी, अलग अलग प्लॉइडी होगी। तो अपन मान ले रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म है अपने पास, एक है ऑर्गेनिज्म ए, एक है अपने पास ऑर्गेनिज्म बी। इन दोनों के न्यूक्लियस बनाए अपन ने। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है ये सभी, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द क्रोमोसोम। व्हाट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए का कंडेंस वर्जन है। क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, डीएनए का कंडेंस वर्जन है। ह्यूमन सेल की अगर साइज की बात करें तो साइज कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 माइक्रो में जाता है। कहां जाएगा, माइक्रो में, 10⁻⁻6। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो 10⁻⁷ मीटर, इतना छोटा साइज है। और वहीं अगर डीएनए की बात करूं तो एक सेल में डीएनए होता है 2.2 मीटर। डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। सेल का साइज 10⁻⁻7। तो इतने से न्यूक्लियस में इतनी ज्यादा लंबाई का डीएनए कैसे आ रहा है, तो ये प्रोसेस से आता है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कंडेंस होता है, डीएनए क्या होगा, कंडेंस। डीएनए क्या होगा, कंडेंस। तो मान लो जी ये अपना डीएनए है आपके पास, मान लो डीएनए है ये, तो ये डीएनए क्या होगा, कंडेंस होगा, डीएनए कंडेंस होगा। जब थोड़ा कंडेंस होता है, ये मान लो डीएनए अपना, जब डीएनए के कंडेंसेशन की प्रोसेस भी बता रहा हूँ साथ में ही आपको, कि डीएनए जो है वो थोड़ा कंडेंस अगर हुआ है तो इसको नाम दे दिया जाता है बेटा क्रोमैटिन, इसको बोल दिया जाएगा क्रोमैटिन। जब ये और कंडेंस हो जाएगा, जब ये और कंडेंस हो जाएगा तो इसको बोलने लगते हैं क्रोमैटिड, इसको बोलने लगते हैं क्रोमैटिड। यही क्रोमैटिड जो है, यही क्रोमैटिड जो है, यही क्रोमैटिड क्रोमोसोम बनाते हैं। यही क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम बनाते हैं।
ये ऐसा शेप क्यों दिखने लगता है? क्योंकि इनके बीच में प्रोटीन प्रोटीन क्या करेगा, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, संकुचित कर देगा। दो क्रोमेटिड हैं, उनको क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये ऐसा दिखते हैं। ये क्या है? क्रोमेटिड। और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलने लगोगे आप क्रोमोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलने लगोगे आप क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम समझ आ गया क्या है? क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म है, क्योंकि डीएनए बहुत लेंथ में लंबा है, इतने से न्यूक्लियस को वो नहीं समझ सकता, इसलिए उसका कंडेंसेशन जरूरी है। कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम बनाते हैं। बात करते हैं, दोबारा आते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड, जो अपन समझ रहे थे। अपने पास है दो ऑर्गेनिज्म, और मान लो अपने पास 3 प्रकार के जीन है। अपने पास हैं 3 प्रकार के क्रोमोसोम है। मान लो 3 टाइप्स के क्रोमोसोम है। 3 टाइप्स के क्रोमोसोम है। दोनों ऑर्गेनिज्म में अपन ने माना कि 3 टाइप के ही क्रोमोसोम मिलते हैं। प्लॉइडी अपन समझ रहे हैं क्या होता है प्लॉइडी। एक है अपने पास पिंक कलर का जीन, एक है आपके पास येलो कलर का जीन, और एक है आपके पास रेड कलर का जीन मान लो, या क्रोमोसोम। तो अपन ने बोला हैप्लॉइड डिप्लॉइड अपन समझ रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म में मान लो सिर्फ 3 टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का, और एक रेड कलर का। अब ऑर्गेनिज्म ए जो है इसमें देखने को मिल रहा है कि रेड क्रोमोसोम एक बार है, सिंगल है। पिंक क्रोमोसोम भी सिंगल है, और येलो क्रोमोसोम भी सिंगल है। वहीं अगर बात करें ऑर्गेनिज्म बी में, तो ये पेयर में प्रेजेंट है कि येलो कलर का क्रोमोसोम पेयर में है, 2 बार है। वही रेड कलर का क्रोमोसोम की बात करें तो ये भी 2 बार है, पेयर में उपस्थित है, पेयर में प्रेजेंट है। और वहीं अगर पिंक कलर की बात करें, पिंक कलर का क्रोमोसोम, तो ये भी पेयर में प्रेजेंट है। चलो एक और ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं और डिटेल में समझ आ जाएगा अपने। एक अपन ने ऑर्गेनिज्म लिया है, ऑर्गेनिज्म सी। इस ऑर्गेनिज्म सी की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, इसमें भी 3 ही टाइप के क्रोमोसोम है, लेकिन ये 4-4 बार मिल रहे हैं आपको, 4-4 जोड़े में, मतलब एक क्रोमोसोम 4 बार रिपीट है। तो मान लो रेड कलर के क्रोमोसोम आपके पास हैं 4, येलो कलर के क्रोमोसोम आपके पास 4 है, वही पिंक कलर के क्रोमोसोम भी कितने बार हैं? 4 बार। एक सेल की बात बता रहा हूं ये मैं आपको। एक सेल में ऐसा है कि एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो कितनी बार देखने को मिल रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक बार सिर्फ है, रेड एक बार, पिंक एक बार, येलो एक बार। ऑर्गेनिज्म बी में 2-2 बार है। ऑर्गेनिज्म सी की अगर बात करूं तो 4-4 बार है। तो सिंपल अब समझते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, क्या होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या प्लॉइडी। ओवरऑल की अगर बात करें तो प्लॉइडी अपन ये समझ रहे हैं। इसमें क्या समझ रहे हैं अपन लोग? प्लॉइडी। तो क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में, ऑर्गेनिज्म की सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जितना होते हैं, नंबर्स में जितने क्रोमोसोम हैं, एक टाइप की बात कर रहा हूं, एक टाइप के क्रोमोसोम नंबर्स में जितने हैं वो उसकी प्लॉइडी है। एक टाइप के क्रोमोसोम जितने हैं वो उसकी प्लॉइडी है। जैसे इसमें अगर बात करूं रेड, एक अपन ने एक टाइप लिया है रेड कलर वाला, ये कितनी बार है? सिर्फ एक बार है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक मतलब हैप्लॉइड। ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड। वहीं अगर इसकी बात करूं तो रेड कलर का कितनी बार है? 2 बार है। सेम पिंक कलर का 2 बार है, मतलब हर क्रोमोसोम 2-2 बार है। 2-2 बार है मतलब डिप्लॉइड। डिप्लॉइड।
अगर ऑर्गेनिज सी की बात करोगे आप तो इसमें क्या है, चार चार बार है, तो क्या इनको क्या बोलोगे आप, चार मतलब टेट्रा, तो इसको बोल दोगे इस ऑर्गेनिज को टेट्राप्लॉइड है ये ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, टेट्राप्लॉइड। मेनली इस चैप्टर में अपन बात करते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड की, सॉरी, क्या बात करेंगे, डिप्लॉइड की, क्योंकि इसके एग्जांपल मेनली सब होते हैं, ह्यूमंस भी इसी का एग्जांपल है, एंड ETC बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिप्लॉइड के। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस पूरे एनवायरनमेंट में या इस पूरी अर्थ पर क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड है मतलब हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम कैसा है, पेयर में। ऐसे ह्यूमंस में बोलते हैं अपन 22 पेयर्स ऑटोसोमल, पेयर्स ऑटोसोमल मतलब 22 पेयर्स में है क्रोमोसोम ऑटोसोम वाले, और एक अपना सेक्स क्रोमोसोम है वो भी पेयर में। मेल्स की बात करेंगे तो XY आ जाते हैं, फीमेल्स की बात करेंगे तो XX आ जाते हैं, पर होते तो दो ही हैं। क्यों क्यों दो हैं, क्योंकि प्लॉइडी उसकी क्या है, दो है। तो दिस इज द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N को सिंगल N से बोल देते हैं, डिप्लॉइड को आप 2N से, जितना भी है आपका, टेट्रा है तो इसको बोल देंगे 4N। ये समझ आया। इसी के बाद एक क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं क्या ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म तो कि हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड है एक ऑर्गेनिज्म, ये हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 42। तो क्वेश्चन अपना पूछा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ chromosome present in this organism। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हेक्साप्लॉइड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 है। पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के क्रोमोसोम होंगे इसमें, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने टाइप के होंगे, वो अपन देख रहे हैं। चलो समझते हैं। बोला हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड मतलब बेटा, हेक्साप्लॉइड मतलब इसको आप लिखोगे 6N है, 6N में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 42, मतलब सारे गिन के बता दिए। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, एक ऑर्गेनिज्म आपने ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्रोमोसोम। पर टाइप्स की अगर बात करूं तो ये टेट्राप्लॉइड है, मतलब हर एक क्रोमोसोम 4 बार है। तो 3 टाइप के ही है ना, तभी तो हर एक क्रोमोसोम 4 बार है, तो 3 × 4 12 आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है। तो टाइप्स लेकिन कितने हैं, टाइप्स तो 3 ही है। इसकी अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 2 2 6। लेकिन टाइप्स, अरे डिप्लॉयड है, एक क्रोमोसोम 2 बार है, तो 3 टाइप के हैं, इसलिए टोटल 6 है। टाइप्स कितने, 3 ही आएंगे। सेम क्वेश्चन यही बोल रहे हैं, हेक्साप्लॉइड है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितनी है, 42। लेकिन हेक्साप्लॉइड है मतलब हर एक क्रोमोसोम 6 बार होगा, हर एक क्रोमोसोम 6 बार है। हेक्साप्लॉइड मतलब हर एक क्रोमोसोम 6 टाइम्स होगा, और टोटल 42 है। तो कितने आ जाएंगे टाइप्स अगर बात करो आप, टाइप्स अगर आप बात करोगे, टाइप्स अगर आप बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइप्स के हैं। क्यों, अरे 7 प्रकार के क्रोमोसोम है, वो 6 बार जब होंगे तभी तो कितना होगा, 42। तो दिस इज द प्लॉइडी। क्वेश्चन अपन ने देख लिया। यही होता है टिपिकल ट्रिटिका मैच टाइप, हम कहूं कि जो वैरायटी है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 होते हैं, हेक्साप्लॉइड होता है, 7 टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, 7 टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं आपको। आगे चलते हैं, बेसिस पे ही चल रहे हैं अभी अपन लोग। आगे बात करेंगे व्हाट इज द
लोकस, लोकस क्या है? लोकस। तो अभी अपन ने बात करी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या था? कुछ अलग नहीं है, क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। ये डीएनए जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। मतलब क्रोमोसोम में डीएनए तो है ही ना, कंडेंस फॉर्म है ना, सिंपल। और जीन कहां प्रेजेंट थे? जीन डीएनए सेगमेंट में या डीएनए में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं उनको आप जीन कह रहे हो। तो ये जो लोकेशन है, समझो इस चीज को कि ये डीएनए सेगमेंट है, इसमें कुछ लोकेशन है जहां पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इन पार्ट्स को जीन नाम दिया है। लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां, ये पॉइंट जहां पर जीन प्रेजेंट है, उस पॉइंट को, उस प्लेस को नाम दिया जाएगा लोकस। तो लोकस क्या है? लोकस इज द लोकेशन ऑफ जीन। लोकस का है लोकेशन, लोकेशन ऑफ जीन। जीन की लोकेशन को कहा जाएगा लोकस। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में यहां एक जीन है, यहां एक जीन है। कौन सा जीन है ये? मान लो ये जीन है अपना हाइट का जीन। यहां जीन है वो कंट्रोल करेगा आई कलर को, यहां एक जीन है वो कंट्रोल करेगा बॉडी के कलर को कि बॉडी किस कलर की है आपकी। जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर। सर डीएनए पे बोला था, अरे डीएनए ही तो आगे चल के क्रोमोसोम बनाएगा कंडेंस होकर, मतलब जीन जो है वो क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट है। अब बोल रहे हैं पर लोकस क्या है? तो लोकस इज द लोकेशन ऑफ जीन। क्रोमोसोम पर जिस जगह जीन प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा लोकस। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की इस जगह पर हाइट का जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम की इस जगह पर हाइट का जीन प्रेजेंट है, तो इसको बोल देंगे लोकस ऑफ हाइट जीन। हाइट जीन का लोकस है ये। क्या है? हाइट जीन का लोकस है। हाइट का जीन है वो यहां प्रेजेंट है, इस प्लेस पर प्रेजेंट है, तो इस प्लेस को बोल दिया लोकस ऑफ हाइट जीन। यहां पर हाइट का जीन आएगा, इसको बोल देंगे लोकस ऑफ आई कलर जीन, इसको बोल देंगे लोकस ऑफ बॉडी कलर, बॉडी कलर जीन। तो लोकस सिर्फ क्या है? लोकेशन जहां पर जीन प्रेजेंट है। लोकस क्या है? एक जगह है जहां पर जीन प्रेजेंट है, किसमें? क्रोमोसोम में, सिंपल। तो ये लोकस है। अब बात करेंगे कि अपन ने बोला है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाली बात अपन समझ चुके हैं। तो एक चीज आप समझ गए हैं कि ह्यूमंस की अगर बात करें तो उसमें हर क्रोमोसोम कितनी बार होगा? दो बार होगा। हर क्रोमोसोम कितनी बार होगा? दो बार होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इसको समझेंगे अब अपन। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आपको पता है क्या होगा? हर क्रोमोसोम दो बार होगा। हर क्रोमोसोम दो बार होगा, मतलब ये समझो आप, ये क्रोमोसोम है, ये एक बार है। अगर ये ऑर्गेनिज्म हेप्लॉयड है तो ऐसा है। अगर डिप्लॉयड होता तो क्या होता? डिप्लॉयड होता तो इसके बाजू में ही, सेम यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहा हूं, एक और क्रोमोसोम होता सेम ऐसा जो दिखता, उसमें भी क्या होता? अरे एग्जैक्ट कॉपी है ना ये, तो ये क्रोमोसोम इसकी एग्जैक्ट कॉपी। यहां पर हाइट का जीन होता प्रेजेंट, यहां पर आई कलर का जीन होता, यहां पर बॉडी कलर का जीन होता, आपका बॉडी कलर का जीन होता, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ये दोनों क्रोमोसोम। जो पेयर में होंगे वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी। अब सुनना मेरी बात कि हाइट का कैरेक्टर है, मान लो, तो हाइट के कैरेक्टर तो ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं ना। मान लो ये पेयर में है आपके क्रोमोसोम,
अभी अपन ने बात करी थी एलील की। व्हाट इज द एलील? एलील जीन का टाइप है। एलील क्या है? टाइप्स ऑफ जीन। तो मान लो यहाँ पे जीन प्रेजेंट है हाइट का, तो यहाँ पर हाइट जीन का जो एलील है वो मान लो कैपिटल टी है, ये वाला इसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी। तो यहाँ भी हाइट का क्या होगा? जीन होगा। हाइट का जीन होगा मतलब एलील होगा। एलील तो टाइप ही है ना। अब मान लिया ये भी कैपिटल टी है, सेम ऐसे ही मान लिया ये मान लो स्मॉल टी हो जाए अपना, ये क्या हो जाए? स्मॉल टी हो जाए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम पर, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, दोनों क्रोमोसोम, ये इधर लिख दे रहे हैं इस चीज को। व्हाट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयर ऑफ आइडेंटिकल सेम या फिर ट्विन क्रोमोसोम। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वैसा, जैसा एकदम जुड़वा बच्चे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, वैसे क्रोमोसोम एकदम एग्जैक्ट सेम अगर हैं दोनों, तो उन दोनों को आप बोल दोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जो एकदम एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट, जैसे ये दोनों थे, यहाँ पर हाइट का जीन तो यहाँ पर हाइट का जीन, यहाँ पर बॉडी कलर का जीन तो यहाँ पे बॉडी कलर का जीन, यहाँ आई कलर का जीन तो यहाँ आई कलर का जीन, ये एकदम एग्जैक्ट है ना। तो इन दोनों को क्या बोल सकते हो आप? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो वही मैंने आपसे बात करी कि मैं आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझा रहा हूं। क्या होता है कि मान लो दो क्रोमोसोम, इन दो क्रोमोसोम की भी अलग बात है। ये दो क्रोमोसोम डिप्लॉयड क्यों है? ये डिप्लॉयड ऐसा है, एक आता है मदर से, एक आता है फादर से। एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक क्रोमोसोम फादर से आएगा। तो वही बात अपन ने करी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो क्रोमोसोम है। अब दो क्रोमोसोम में अपन ने मान लिया एलील कैपिटल टी है, या फिर एलील स्मॉल टी। एक पॉसिबिलिटी भी तो है। क्या पॉसिबिलिटी? कि एक जगह कैपिटल टी वाला एलील आ जाए, एक जगह स्मॉल टी वाला एलील, एक जगह कैपिटल टी वाला एलील, एक जगह स्मॉल टी वाला एलील। स्मॉल टी किसको कंट्रोल कर रहा था? डॉर्फ कैरेक्टर को। कैपिटल टी किसको कंट्रोल कर रहा था? टॉल कैरेक्टर को। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये जब समझ लिया है तो अब एकदम सिंपल है कि अगर दोनों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के जो एलील है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर एलील जो है जीन के, वो अगर सेम है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इनको लिखते कैसे? ऐसे लिख देते हैं आप। क्रोमोसोम पे बनाने की जगह आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो कैपिटल टी, या इसको लिख सकते हो स्मॉल टी। तो दोनों क्रोमोसोम के जो एलील है वो अगर सेम है तो इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर एलील डिफरेंट है कि एक जगह कैपिटल टी है और दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दिस इज द हेटेरोजाइगस, दिस इज द होमोजाइगस। तो ये हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस की बात हो गई है। अब बात करते हैं जीनोटाइप। इधर देखेंगे फिनोटाइप। इसी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, चारों को मिला के पढ़ा देंगे तो ज्यादा इजी आपको पड़ जाएगा। डोमिनेंट और रेसेसिव, ये सारे टर्म्स जो है ये इसीलिए बेसिस पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सारी टर्म्स इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रही है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए पहला लेक्चर सिर्फ इनको डेडिकेटेड है। एक बार में आप समझ ले ताकि पूरा चैप्टर आपका इजीली आपका दिमाग में सेट हो जाए। बात करते हैं जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट रेसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। डोमिनेंट ट्रेट है ये वाला तो एक्सपायर हो, हमेशा एक्सप्रेस्ड होगा, या रेसेसिव ट्रेट है नहीं होगा, हमेशा एक्सप्रेस्ड। क्या है ये चीज तो समझिए। इस चीज सबसे पहले बात करेंगे कि जीन के टाइप्स थे एलील और कैरेक्टर्स के टाइप्स थे ट्रेट। तो पहले डेफिनेशन अपन लिख दे रहे हैं। डोमिनेंट मतलब होगा, डोमिनेंट
ट्रेड बोल सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोल सकते हैं, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, वो डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं। इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, और रेसिसिव को लिखेंगे एक्सप्रेस्ड ओनली, एक्सप्रेस्ड ओनली इन, expressed only in homozygous condition, expressed only in homozygous condition। तो समझो जरा व्हाट इज द डोमिनेंट। तो हर ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें दो तरीके के एलील, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। डोमिनेंट एलील वो एलील होगा, डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होगा कि अगर आ गया है तो वो जरूर एक्सप्रेस्ड होगा, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन। और रेसेसिव वाला सिर्फ कब एक्सप्रेस्ड होगा, जब होमोजाइगस कंडीशन में मिल जाए। एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसका अपन लेते हैं, पी प्लांट की जो हाइट की बात करी थी, हाइट या हाइट का जो कैरेक्टर था, इसके दो ट्रेट थे, टॉल, डॉर्फ। टॉल को कंट्रोल कर रहा था कैपिटल टी, डॉर्फ को कंट्रोल कर रहा था स्मॉल टी। तो ये वाला है डोमिनेंट, ये वाला होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ये वाला होता है रेसेसिव कैरेक्टर, ये वाला रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो हमेशा एक्सप्रेस्ड होगा, हमेशा एक्सप्रेस्ड होगा मतलब एग्जांपल अपन देंगे कि कैपिटल टी, ये अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो आपका प्लांट कैसा होगा, टॉल। ऑब्वियस बात है, दोनों कैपिटल टी किसको कंट्रोल कर रहा है, टॉल वाले कैरेक्टर को। तो अगर कैपिटल टी दो बार है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, प्लांट आपका टॉल। वहीं अगर बात करता हूं कि प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अपन ने बोला कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस्ड होगा, इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, अगर आया है तो एक्सप्रेस्ड होगा। तो ये वाला प्लांट जो है वो देखने में कैसा दिखेगा आपको, टॉल की डॉर्फ, ये आपको दिखेगा टॉल। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो डोमिनेंट है उसने क्या करा, इसको सस्पेंड कर दिया है, इसने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। स्मॉल टी का जो कैरेक्टर है डॉर्फ वाला, उसको सस्पेंड कर दिया, अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो व्हाट इज द डोमिनेंट, डोमिनेंट हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका एक्सप्रेस्ड होगा, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन। वही रेसेसिव, तो अब देखिए कैपिटल टी अगर है तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी टॉल। रेसेसिव वाला स्मॉल टी रेसेसिव बोला है अपन ने, तो कब होगा ये, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन में, कि आपके पास मान लो एक जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो दोनों स्मॉल टी, तब जाके आपका प्लांट कैसा दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। तो स्मॉल टी रेसेसिव कैरेक्टर है, ये कब एक्सप्रेस्ड होगा, जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, दोनों क्रोमोसोम पर सेम एलील स्मॉल टी हो, इसको बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। तो अपन ने बोला कि डीएनए में जीन प्रेजेंट है। अब डीएनए तो बहुत छोटा है, साइज की बात करें तो आप उसे नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, तो क्या करते हो आप, लिखा ना कैपिटल टी लिखा जीन को कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी लिखा, तो ये क्या करा आपने, जेनेटिक मेकअप करा है ना। यही जेनेटिक मेकअप क्या है, जीनोटाइप सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन का रिप्रेजेंटेशन है, या फिर इसको जेनेटिक मेकअप भी आप कह सकते हो, जेनेटिक मेकअप। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप लिख रहे हो, पर आपको दिखता थोड़ी कि लंबा प्लांट है, आपको दिख गया अरे इसमें तो कैपिटल टी है, या लंबा प्लांट है आपको दिख गया अरे ये तो इसमें तो हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये दिख थोड़ी रहा है आपको। अगर दिख नहीं रहा है
तो वही क्या है, रिप्रेजेंटेशन करा है अपन ने एलील को या जीन को, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन जो है वो जीनोटाइप होते हैं। पर अगर बात करें जो आपको दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस, अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंस को आप कहोगे, फिजिकल अपीयरेंस को आप कहोगे फिनोटाइप। जो देखने में आप देख पा रहे हो कि प्लांट कैसा है, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा, टॉल, स्मॉल टी कैसा होगा, डॉर्फ। तो ये जो नहीं देख पा रहे हो आप पर लिखना पड़ रहा है जीन को, तो इसको बोलेंगे जीन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये हैं आपके जीनोटाइप, दिस इज अ जीनोटाइप। वही जो आपको दिख रहा है, प्लांट लंबा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, प्लांट टॉल दिख रहा है, प्लांट डॉर्फ दिख रहा है, दिख रही है ना ये चीज, फिजिकल अपीयरेंस जैसी है। ये फिजिकल अपीयरेंस जो है ये होती है आपकी फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस क्या है आपका, फिनोटाइप। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, जीन पढ़ा, जीन के बाद लोकस पढ़ा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ा, एलील पढ़े, ट्रेट पढ़े, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं। तो ये कुछ बेसिस हैं जो आपको काम आएंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज द जीनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप, क्या होता है फिनोटाइप, ये सारा क्लियर हो गया है इस पूरे लेक्चर से। अब कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन, एक जीन के जो लोकस हैं उनके नंबर कितने होंगे, और बात करी है नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन। टाइप्स ऑफ पॉसिबल जीन इन वन लोकस। ऐसी ही लैंग्वेज पूछते हैं जेनेटिक्स में, समझ नहीं आता है पर सब पढ़ा हुआ है, अभी जो पढ़ाया उसी में पूरा समझ आ जाएगी। इजी वे में पढ़ता है, लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है, बाकी क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है। कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड इसका सीधा मतलब है क्रोमोसोम 2 बार होंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्रोमोसोम बना ले रहे हैं 2। अब कह रहा है नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन, नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन कितने हैं। तो मान लो एक जीन है, कोई सा भी जीन है, ए वाला जीन है, ए वाला जीन अगर इस क्रोमोसोम पर यहां प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोसोम तो आपस में कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, आइडेंटिकल ट्विंस है। तो ये वाला जीन इसमें भी कहां होगा, यही होगा ना। तो ए वाला जीन यही होगा। अभी ये कैपिटल ए हो सकता है स्मॉल ए, हो सकता है स्मॉल ए, ठीक है, समझ गए। डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है, पर लोकेशन तो यही रहेगी ना ये जीन की, लोकेशन तो यही है। और लोकस क्या था, लोकेशन ऑफ जीन, तो लोकस लोकेशन ऑफ जीन है। क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन, तो ये सिंपल याद रखना है आपको कि डिप्लॉयड हो, ट्रिप्लॉयड हो, कुछ भी हो, अगर एक जीन की बात हो रही है तो लोकस क्या होगा, एक ही होगा उसका। सर 2 क्रोमोसोम में 2 लोकस है, अरे वो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसको एक ही लोकस मानोगे आप, इसको क्या मानोगे, 1 लोकस। तो नंबर ऑफ लोकस ऑफ वन जीन, एक जीन का लोकस कितना है, एक ही होगा। सिंपल, लोकस कितना आया, 1। वहीं अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉसिबल जीन इन वन लोकस। अब एक लोकस पर कितने जीन,
कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं ना, एक तो डोमिनेंट कैपिटल ए और एक रेसेसिव स्मॉल ए, तो नंबर आ जाएगा 2। सिंपल। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो आज क्या क्या पढ़ा है अपन उसको रिकॉल करेंगे। यही बेसिक है जेनेटिक्स का, और यही बेसिस आपको आगे पूरे चैप्टर को इजी वे में समझने में हेल्प करेगा। अगर ये बेसिस आपका कमजोर है तो आप पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। पर इस लेक्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से समझा तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी है। एक बार रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जीन के बारे में जाना है कि व्हाट इज द जीन। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक पार्ट है जो कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स को। अब क्रोमोसोम की बात करी, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए ही है, बस कंडेंस फॉर्म में है। वहीं अगर बात करते हैं कि कैरेक्टर्स जो अपन ने बताए थे, कैरेक्टर्स के टाइप हो सकते हैं कि हाइट कैरेक्टर हाइट है, टॉल भी हो सकता है, डॉर्क भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रेट। कैरेक्टर्स के जो टाइप है वो ट्रेट कहलाएंगे। वहीं जब जीन कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को, तो जीन के कुछ टाइप्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे किसको? ट्रेट्स को। तो जीन के जो टाइप्स हैं उन्हीं को बोला जा रहा है एलील। तो एलील क्या है? टाइप्स ऑफ जीन। ट्रेट क्या है? टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। अगली बात करी हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है? प्लॉइडी के बारे में समझाया। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में कितनी बार है, कितनी कॉपी है उसकी? अगर एक कॉपी है तो हैप्लॉइड, दो कॉपी है तो डिप्लॉइड, तीन कॉपी है तो ट्रिप्लॉइड, चार कॉपी है तो टेट्राप्लॉइड। ये प्लॉइडी के बारे में बात करी। देन उसके बाद बात करी अपन ने, एक क्वेश्चन दिया ट्रिटिकम एस्टाइपम जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 थे पर, और पूछा कितने टाइप के होंगे? हेक्साप्लॉइड है ना, ये दे रखा है कैसा है? हेक्साप्लॉइड। तो हर क्रोमोसोम 6 बार है। हेक्साप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम की 6 कॉपी। 7 टाइप के क्रोमोसोम होंगे तब उनकी 6 कॉपी होगी, 42 आ जाएगा आंसर। देन बात करी लोकस। लोकस इज नन अदर देन लोकेशन ऑफ जीन। ये क्रोमोसोम पर जिस जगह पर जीन प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा लोकस। यहाँ पे हाइट का जीन है तो हाइट के जीन का लोकस है, लोकस ऑफ हाइट जीन। यहाँ पर आई कलर का जीन है तो लोकस ऑफ आई कलर जीन। बात करी होमोजाइगस, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मैंने बात करी, दो क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। कैसे होंगे? दो होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम? सेम आइडेंटिकल ट्विन वाले जो क्रोमोसोम है सेम होते हैं एग्जैक्ट। यहाँ पर अगर कोई सा जीन है तो इस वाले क्रोमोसोम पर भी सेम जीन यही प्रेजेंट होगा, ये वाले क्रोमोसोम। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर एलील सेम हो जाए, टाइप्स ऑफ जीन्स की बात हो रही है, एलील अगर एलील सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन, और एलील अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी। बात करी जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है? डोमिनेंट रेसेसिव। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। डोमिनेंट एलील वो एलील है जो अपने आप को हमेशा क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर भी हो सकते हैं, डोमिनेंट एलील भी हो सकते हैं। तो वो वाले कैरेक्टर या एलील जो अपने आप को हमेशा, इट्स ऑलवेज एक्सप्रेस, हमेशा एक्सप्रेस्ड होंगे, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन, वो कैपिटल टी है, टॉल दिखेगा आपका प्लांट, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें क्या करेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि ये हमेशा डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, दबा रहा है दूसरे को, तो इसने क्या करा? स्मॉल टी को दबा दिया, तो दिखेगा कैसा? टॉल, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बात करेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं तो तभी एक्सप्रेस होंगे जब होमोजाइगस कंडीशन। क्यों? अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो इसके साथ डोमिनेंट वाला होगा ना, डोमिनेंट क्या करेगा? इसको दबा देगा, सस्पेंड कर देगा। वो तो डोमिनेंट है ना, दबा के रखता है दूसरों को, तो इसको दबा देगा, तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो एक्सप्रेस कब होंगे? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ओनली है होमोजाइगस कंडीशन। जैसे स्मॉल टी वाला प्लांट जो है यही डॉर्क दिखता है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट टॉल दिखेगा, क्योंकि टी जो है वो स्मॉल टी को क्या करेगा? ये रेसेसिव है ना, दब के रह रहा है। कैपिटल टी डोमिनेंट दबा रहा है, तो ये इसका कैरेक्टर आने ही नहीं देता। सेम बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के। तो जीनोटाइप जो अपन बोल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बोल रहे हैं, या कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दे रहे हैं इसको भी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या
टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या आर आर वाई स्मॉल वाई, ये सब जो है जिन एलील्स को आप लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो जीन्स को, एलील मतलब जीन्स टाइप ही तो है जीन्स के, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी या एलील, एलील लिख लो इस चीज को, इधर ये कंफ्यूज हो जाओ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन या एलील को आप जेनेटिक मेकअप को ही क्या कह रहे हो, जीनोटाइप। क्या आपने ये लिखे एलील आर आर वाई वाई टी टी, रिप्रेजेंटेशन यही आपका जीनोटाइप है। पर ये आपको दिखेंगे थोड़ी, प्लांट में आपको दिख रहा है कैपिटल टी, अरे लंबा प्लांट है कैपिटल टी लटक रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, तो टॉल दिख रहा है ना, ये डॉर्फ दिख रहा है। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस की कैपिटल टी टॉल दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल दिख रहा है, स्मॉल टी डॉर्फ दिख रहा है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये फिनोटाइप होता है। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिनोटाइप होता है। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। ये सिर्फ बेसिस था जेनेटिक्स के बारे में, बाकी आगे के लेक्चर्स में अपन मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इवन अभी जेनेटिक्स की अपन ने डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर। तो ये पूरा चैप्टर 4-5 लेक्चर में जाएगा एंड सिंपल वे में इंस्टॉलमेंट में इसको अपन खत्म कर देंगे, ताकि पूरा चैप्टर आपका इजी वे में आए। अच्छे से एनसीईआरटी के साथ इसको पढ़ लेना है, ताकि आपके बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आए वो भी आप सॉल्व कर पाओ, और नीट में जो क्वेश्चन आए वो भी आप सॉल्व कर पाओ।